हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नोट्स मैंने इसके टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लेना। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो हमें एक साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है, जी एन रामचंद्रन के बारे में। देखो यहाँ से 2-3 पॉइंट है जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलिजन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था और किस ईयर में बताया था। तो आप लोग आंसर दे दोगे, जी एन रामचंद्रन ने बताया था ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलिजन के बारे में 1954 में। और आपसे पूछ लिया जाएगा मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर कौन थे, तो आंसर आ जाएगा जी एन रामचंद्रन। अगर पूछ लिया जाएगा जी एन रामचंद्रन किस साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो आंसर हो जाएगा लाइनस पाउलिंग। इनका मॉडल था अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट मॉडल, तो अपना आंसर हो जाएगा लाइनस पाउलिंग। अगर पूछ लिया जाएगा कि ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, कौन से साइंटिस्ट से। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ साइज को, ये में एनसीईआरटी में जगह जगह बता रखे हैं, तो हम लोग इनको स्टार्टिंग में देखने वाले हैं। देखो, अगर बात करें एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल की, तो ये साइज में होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर और आरबीसी का डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टर्न है 0.5 से लेके 1 माइक्रोन। गोल्जी बॉडी सिस्टर्न का डायमीटर है 0.5 से लेके 1 माइक्रोन और आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। माइट्रोकॉन्ड्रिया का डायमीटर है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर। लेंथ है माइट्रोकॉन्ड्रिया की 1 से लेकर 4.1 माइक्रोन और क्लोरोप्लास्ट की लेंथ है 5 से 10 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट की विड्थ है 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ओस्ट्रिचेक और लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल है नर्व सेल। तो ये कुछ पॉइंट है, आप लोग इनको ध्यान रखोगे। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी जीवित कोशिका और सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल है एग ऑन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे लार्जेस्ट कोशिका। और ये कुछ साइज है टिपिकल यूकेरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर और आरबीसी डायमीटर में होती है 7 माइक्रोमीटर। गोल्जी बॉडी सिस्टर्न है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर और माइट्रोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर। लेंथ होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की 1 से लेकर 4.1 माइक्रोन। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर। विड्थ होती है क्लोरोप्लास्ट की 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। तो डायग्राम हमें एनसीईआरटी में दिखा रखा है, जहाँ पर हमको सेल और उनके शेप बता रखे हैं। आरबीसी का डायमीटर हमने देखा था 7 माइक्रोमीटर और आरबीसी का शेप होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव। वाइट ब्लड सेल ये अमीबॉइड होती है शेप में और कोलमनरी एपिथेलियल सेल ये लॉन्ग एंड नैरो होती है, लॉन्ग एंड नैरो। नेक्स्ट है नर्व सेल, ये होती है ब्रांचेड एंड लॉन्ग। ट्रेकीड इलोंगेटेड होती है शेप में और म्यूजोफिल सेल होती है राउंड एंड ओवल। डायग्राम दिखा रखा है, डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। कोशिकाओं के शेप में इस डायग्राम में दिखा रखे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा कोलमनरी एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, ट्रेकीड और म्यूजोफिल सेल। म्यूजोफिल सेल राउंड और ओवल होती है शेप में, ट्रेकीड इलोंगेटेड, नर्व सेल ब्रांचेड होती है और लॉन्ग होती है। रेड ब्लड सेल राउंड बाइकॉन्केव, वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड, कोलमनरी एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो। ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिज्म का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उन्हें बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ह्यूमन बींग। ऑर्गेनिज्म जिन जीवों का शरीर सिंगल कोशिका से मिलकर बनता है उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम। तो हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, तो इनको देखते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट है और प्लास्टिड एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, अब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो लार्ज होती है और ये सेंट्रल में प्रेजेंट होती है कोशिका के। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वो स्मॉल होती है। प्लांट सेल में एडजेसेंट सेल कनेक्टेड होती है प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा और यहाँ पे एडजेसेंट सेल ये कनेक्टेड होती है डेस्मोसोम के द्वारा। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा और साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होता है फर फॉर्मेशन द्वारा। तो ये कुछ डिफरेंस है प्लांट सेल के बीच और एनिमल सेल के बीच। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना। सेल वॉल प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट और यहाँ पे अब्सेंट। सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट, यहाँ पे अब्सेंट। वैक्यूल लार्ज होती है और सेंट्रल होती है प्लांट सेल में, स्मॉल वैक्यूल होती है एनिमल सेल में। एडजेसेंट सेल कनेक्टेड होती है यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा और एनिमल में डेस्मोसोम के द्वारा। साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है यहाँ पे और यहाँ पे होता है फर फॉर्मेशन द्वारा एनिमल सेल में। यहाँ पे दिखा रखा हमको प्लांट सेल को।
यहाँ पे लेबलिंग कितनी अच्छे से दिख नहीं रही, मैंने टेलीग्राम पे PDF अपलोड कर दी, तो आप लोग वहाँ से इसको जूम करके देख लेना अच्छे तरीके से, और सारी लेबलिंग वगैरह को वहाँ से पढ़ लेना। नीचे दिखा रखा है फिर यहाँ पे एनिमल सेल, ये भी अब ये दिखा रखा है यहाँ पे एनिमल सेल। हम देखने वाले हैं सेल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल हाइपोथेसिस के बारे में बताया था स्वान ने। इन्होंने बताया था कि एनिमल की और प्लांट की जो बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। सेल हाइपोथेसिस के बारे में स्वान ने बताया था। इन्होंने बताया था कि प्लांट की और एनिमल की जो बॉडी है वो कोशिका से और कोशिका के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। रुडोल्फ विर्शु 1855, नीट 2019 का क्वेश्चन है। इन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2019 में। इन्होंने बताया था कि जो सेल्स न्यू सेल अराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हमें एनसीईआरटी में 3 बता रखे हैं। 3 टाइप के ऑर्गेनल ही हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ये 2 मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, थाइलेकोइड, माइक्रोबॉडीज और लाइसोसोम। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसके एग्जांपल है राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम। ऑर्गेनल से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2016 में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से। तो एग्जांपल आप लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल बताओ। ऑप्शन में दे देगा क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन। अगर डबल पूछेगा तो ऑप्शन में या तो क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, या माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन का पूछेगा तो एक ऑप्शन सिंगल मेम्ब्रेन का दे देगा, बाकी बी, सी और डी यहाँ से और यहाँ से उठा के दे दी जाएंगे। तो आप लोग इनके एग्जाम्पल याद रखना। नॉन मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, थाइलेकोइड। और डबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। हम देख रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे नहीं पाया जाता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दिए, 3 टाइप्स। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो मोर रैपिडली डिवाइड करती है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स है जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। कोई भी ऑर्गेनल नो ऑर्गेनल लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी। और राइबोसोम एग्जांपल है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में एब्सेंट होता है। और राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में भी। जेनेटिक मटेरियल जो होता है नेक्ट होता है इनमें, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, हम लोग पहले देख चुके हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। सेल एनवलप की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3 लेयर से मिलकर बनता है। आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल में होती है सेल वॉल, और इनर सबसे अंदर की ओर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है नेचर में। सेल वॉल का काम होता है बैक्टीरिया की सेल को शेप प्रदान करना और बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से और बस्ट होने से बचा के रखना, ये काम होता है सेल वॉल का। ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की फॉर्म में भी हो सकता है और थिक और टफ भी है। थिक टफ इसे बोला जाता है कैप्सूल, और लूज शीट सिलाइम लेयर। मीजोजोम्स ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, और मीजोजोम का फंक्शन होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना और रेस्पिरेशन में हेल्प करना। किस किस फॉर्म में हो सकता है ये? एक्सटेंशन फॉर्म, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिला की फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। इनका काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ा देना प्रोकैरियोटिक कोशिका के। मीजोजोम्स ये सेल मेम्ब्रेन का ही डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है मीजोजोम्स, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ा देता है। एक्सटेंशन फॉर्म वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लेमिला है, और फंक्शन कुछ अदर ये है सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना और रेस्पिरेशन करना। अब हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं 50S और 30S
जो मिलकर बनाते हैं 70s यूनिट। साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यह एसोसिएट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जाम्पल है, ये हम लोग देख चुके हैं ऑर्गेनल के टाइप में। सीवियल राइबोसोम ये सिंगल मैसेंजर आरएनए से जोड़ के एक चेन बना लेते हैं, जिसे बोला जाता है पोलिसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है नीट में, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना कि कुछ राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जोड़ के एक चेन बना लेते हैं, जिसे बोला जाता है पोलिसोम और पॉलीराइबोसोम। इनका काम होता है मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करना। इंक्लूजन बॉडीज ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जाम्पल है। कहाँ पे पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व फूड मटेरियल है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल ये हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं इंक्लूजन बॉडीज के: फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल की बात करें तो ये देखने को मिलती है हमें ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अभी तक हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक कोशिका को, अब हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल को, यूकैरियोटिक कोशिका को। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। टाइप्स मैंने आपको बता दिए, 3 टाइप्स है: डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट मोनेरा। अदर 4 किंगडम जो है उनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आर.एच. विटेकर ने, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो एक साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है आर.एच. विटेकर के बारे में। इन्होंने बताया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में 1969 थे। 1969 में 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें जो 4 किंगडम थे वो यूकैरियोटिक के थे, और एक किंगडम जो था मोनेरा, ये सिर्फ प्रोकैरियोट का एक ही किंगडम था। 5 किंगडम है, बाकी 4 किंगडम थे यूकैरियोट के। यूकैरियोट के मैंने आपको बताया 4 किंगडम थे: प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमेलिया। अब हम बात करने वाले हैं सेल वॉल की। ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, और जो फंजाई की सेल वॉल है ये बनी होती है काइटिन की। सेल वॉल ये आउटर कवरिंग बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फॉर्म एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। प्लांट की सेल वॉल ये सेलुलोज की बनी होती है, और फंजाई की बनी होती है काइटिन की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही आउटर कवरिंग बनाती है। सेल वॉल का फंक्शन होता है कोशिका को शेप प्रदान करना, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और सेल टू सेल इंट्रैक्शन करवाना, और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर जाने से रोकना। ये काम होता है सेल वॉल का। मिडिल लेमिना ये कैल्शियम पेक्टाइड की लेयर है जो प्लांट सेल में पाई जाती है। ये देखो प्लांट सेल है, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे दिख रहा है मिडिल लेमिना। ये डायग्राम में हमको दिखा रखा है प्लांट सेल को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल। यहाँ पे दिख रहा है मिडिल लेमिना। तो कैल्शियम पेक्टाइड की लेयर होती है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है कि नेबरिंग सेल को आपस में होल्ड करके रखना। मिडिल लेमिना का काम होता है कि जो नेबरिंग सेल है उनको आपस में जोड़े रखना। मिडिल लेमिना कैल्शियम पेक्टाइड की लेयर है, और मिडिल लेमिना का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। जो नेबरिंग सेल है उनको आपस में होल्ड करके रखना है, ग्लू करके रखना, ये काम होता है मिडिल लेमिना का। सेल वॉल एल्गी की बनी होती है सेलुलोज की, गैलेक्टन, मेनन और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर, और प्लांट की सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर। सेल मेम्ब्रेन ये मिलकर बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से। मेजर लिपिड जो होते हैं वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अरेंज होते हैं बाइलेयर में मेम्ब्रेन के अंदर। पोलर हेड होता है आउटर साइड की ओर, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो होती है अंदर की ओर। ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में इराइथोसाइट्स की जो मेम्ब्रेन है ये इसमें 52% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 40% लिपिड। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इराइथोसाइट्स हैज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। फंक्शन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ट्रांसपोर्ट दो बता रखे हैं एनसीईआरटी में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्ट में। एग्जाम्पल है जैसे ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। एग्जाम्पल इसका सोडियम पोटेशियम पंप। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया
क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम ये कंसिडर नहीं होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इनके जो फंक्शन होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इनके जो फंक्शन है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। छोटी छोटी स्ट्रक्चर कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है जिन्हें बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आर के में दो प्रकार बता रखे हैं एनसीईआरटी में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन होता है आरईआर का प्रोटीन की सिंथेसिस करना। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसलिए इन्हें बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम की प्रेजेंस होने के कारण इन्हें बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस करना और लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस करना। गोल्जी अपरेटस गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करा था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है और ये मिलकर बनी होती है फ्लैट डिस्क शेप सिस्टरने से। फंक्शन होता है पैकेजिंग करना मटेरियल की गोल्जी अपरेटस का, और ये इंपॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्मेशन की। लाइसोसोम ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग के प्रोसेस के दौरान लाइसोसोम बनता है और लाइसोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिससे लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेज ये एंजाइम एक्टिवेट होते हैं एसिडिक पीएच पे। और जो एंजाइम होते हैं ये कैपेबल होता है कुछ मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को और न्यूक्लिक एसिड को। वैक्यूल ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, हमने देखा था पहले। वैक्यूल इज बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था पॉइंट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट कोशिका का 90% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करके रखती है? वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये अमीबा में पाई जाती है और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। जो फूड वैक्यूल है ये देखने को मिलती है हमें प्रोटिस्टा में। माइटोकॉन्ड्रिया ये एब्सेंट होता है मेमेलियन आरबीसी में, ह्यूमन आरबीसी में और प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आफ्टर कोरिना। दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनफोल्डिंग जो होती है इनर मेम्ब्रेन की उसे बोला जाता है क्रिस्टी। इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टी। क्रिस्टी का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, 70s राइबोसोम और कुछ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, 70s राइबोसोम एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। ये मैं डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखो, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर भी इनर भी। यहाँ पे मैट्रिक्स दिखा रखा है क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। यहाँ पे दिखा रखा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिखा रखा है हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को। दोनों मेम्ब्रेन आउटर इनर प्रेजेंट होती है। क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, यहाँ पे दिखा रखा है मैट्रिक्स और यहाँ पे दिखा रखा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को। राइबोसोम की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, राइबोसोम मिलकर बना होता है आरएनए से और प्रोटीन से। यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं 80s, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं 60s और 40s से। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये होता है 70s, इनमें 2 सब यूनिट होती है 50s और 30s। 50s और 30s ये मिलकर बनाती है 70s और 60 + 40 80s। इसका मतलब यहाँ पे स्वेड वर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसलिए इनको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्लास्टिड ये पाया जाता है प्लांट सेल में और यूग्लिनोइड्स में। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड है और ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पोटैटो। इलायोप्लास्ट ये स्टोर करता है ऑयल को और फैट को। एलियोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है इनमें फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कैरोटीन और जेंथोफिल।
क्रोमोप्लास्ट का काम होता है प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करना। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। क्लोरोफिल का काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना फोटोसिंथेसिस के लिए। और हमने देखा है क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। प्लास्टिड ये देखने को मिलता है प्लांट सेल में और यूग्लिनोइड्स में। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट इनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलिलोप्लास्ट ये कुछ टाइप से ल्यूकोप्लास्ट है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट एंड एलिलोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट। इसमें कुछ फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। इनका काम होता है क्रोमोप्लास्ट का प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करना। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑर्गेनल हम लोग देख चुके हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। नॉन मेम्ब्रेन के एग्जांपल है राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन इसके एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोजी बॉडीज, वैक्यूल, थाइलेकोइड, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। लास्ट में बता रखा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है जिसमें मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है इनमें सेंट्रोमेर मिडिल में होता है जिस वजह से दोनों आर्म जो होती है वो इक्वल होती है। सब मेटासेंट्रिक यहाँ पे सेंट्रोमेर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर से थोड़ा खिसक जाता है, इसीलिए जो आर्म्स है 1 शॉर्ट हो जाती है और 1 लॉन्ग। एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है यहाँ पे जो सेंट्रोमेर है वो क्लोज हो जाता है बिल्कुल एंड के, इसलिए जो आर्म है वो वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग हो जाती है। 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, 1 वेरी लॉन्ग आर्म। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आर्म रेशियो यही देखा जाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में। टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेर है वो टर्मिनल में सिचुएटेड होता है। डायग्राम में एनसीईआरटी में दिखा रखा है, ये दिखा रखा है क्रोमोसोम को, और इसके बाद में दिखा रखा है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक को। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। एक तो देखो ये क्रोमेटिड है और एक ये क्रोमेटिड है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्हें बोला जाता है क्रोमेटिड। और ये जो है इन्हें बोला जाता है काइनेटोकोर और मिडिल में यहाँ प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेर। तो एक क्रोमोसोम में अगर पूछ लिया जाएगा क्रोमेटिड कितना होता है तो 2 क्रोमेटिड होता है। एक क्रोमोसोम में 2 होते हैं क्रोमेटिड, एक होता है सेंट्रोमेर और 2 होते हैं काइनेटोकोर। डायग्राम में दिख भी रहा होगा आपको कि एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड होते हैं 2, एक तो ये क्रोमेटिड हो गया और एक ये वाला हो गया, काइनेटोकोर 2 और बीच में सेंट्रोमेर। इसके बाद हमको दिखा रखा है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को। यहाँ पे सेंट्रोमेर मिडिल में सिचुएटेड होता है, इस वजह से दोनों आर्म होती है वो इक्वल होती है। यहाँ पे सेंट्रोमेर सेंटर से थोड़ा खिसक जाता है जिस वजह से एक आर्म छोटी हो जाती है और एक आर्म लॉन्ग हो जाती है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल एंड में पहुँच जाता है सेंट्रोमेर, जिस वजह से आर्म रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम आर्म रेशियो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है इनमें देखा जाता है, और यहाँ पे टर्मिनल में होता है सेंट्रोमेर। टीलोसेंट्रिक टाइप जो क्रोमोसोम है यहाँ पे दिखा रखा है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर। हम बात कर रहे थे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर क्रोमोसोम को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेर मिडिल में प्रेजेंट है, डायग्राम देख चुका है, आर्म होती है यहाँ पे इक्वल। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेर सेंटर से थोड़ा खिसक जाता है, इसलिए 1 शॉर्ट आर्म हो जाती है, 1 लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेर सिचुएटेड होता है बिल्कुल क्लोज टू एंड, इसलिए यहाँ पे 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म और 1 वेरी लॉन्ग आर्म देखी जाती है। और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेर होता है बिल्कुल टर्मिनल में प्रेजेंट।